हो गया। चलिए, वेलकम टू एग्जाम चालीसा। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होगा लूसेंट। ठीक, लूसेंट ही लूसेंट। चलिए, अगर आप लोग को लूसेंट पढ़ना है तो मेरे एग्जाम चालीसा परिवार में आप लोग जुड़ के अपने लूसेंट को जो है ना नस्ते नाबूद कीजिए, और इसका होमवर्क जो है ना, इसका होमवर्क मिल जाएगा आप लोग को एग्जाम चालीसा टेलीग्राम पे, ठीक ना। चलिए, अब लूसेंट को जो है ना एकदम आसान कर देंगे। अगर लूसेंट को आसान करना है तो आप लोग आइए पढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले कौन आया था बबुआ हो? हिंद यूनानी। सबसे पहले कौन आया था? हिंद यूनानी। सबसे पहले कौन आया था? हिंद यूनानी। उसके बाद शक, उसके बाद शक, तब आया पल्लव, तब आया कुषाण, ठीक ना। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। ओके ना। चलिए, थोड़ा सा हम पल्लव के विषय में पढ़ लेते हैं। किसके विषय में? ठीक ना। पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडे करलीफ था। कौन था? गोंडे करलीफ, गोंडे करलीफ, ठीक ना। याद रखिएगा, ज़्यादा इसके विषय में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। और ये लोग पल्लव या पार्थियन, पल्लव को क्या कहेंगे? पार्थियन। पल्लव को क्या कहेंगे? ये लोग कहाँ के थे? ईरान के। 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 चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं कुषाण के विषय में। किसके विषय में? ए बबुआ कुछ नहीं छान ला, वाह, क्या पढ़ लिख रही है, हैं? चलो जाओ क्रिकेट खेलो, क्रिकेटर बनो। हाँ, तुम्हारा टैलेंट हम पहचान, एक नंबर तुम क्रिकेटर बनेगी, जाकर क्रिकेट खेलो। क्या ये सब पढ़ाई लिखाई में दुनिया नाम ओथी होगा, ठीक ना। एक नंबर क्रिकेटर है, ठीक ना। अब इसको क्रिकेट खिलाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पल्लव के बाद आया था कौन? कुषाण, जो यूची और तोप्ती भी कहलाते थे। इसे क्या कहते हैं? यूची और तोखली, तोखली, ठीक ना, तोखरी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसे क्या कीजिए? अंडरलाइन कर लीजिए, यूची और तोखरी को, ठीक ना। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। यूची नामक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल था कुषाण। ये बबुआ सब रे, ये नामे ना लगा, यूची, फूची, कूची, हाँ, ये सब कहाँ का नाम है? चीन, चाइना के आसपास के क्षेत्र का नाम है। ये सब नाम कहाँ मिलेगा? चाइना सब में, ठीक ना। उन्हीं में से यानी कि कुषाण जो है ना, ये लोग कहाँ से आए थे? चाइना के आसपास के क्षेत्र से आए थे। बात समझे हो? बोलिए, बराबर क्या करना है? बोलना है। बराबर क्या करना है? बोलना है, ठीक ना। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजूर कटफिसेस। अंडरलाइन कीजिए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजूर कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूर कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूर कटफिसेस। इसके बाद आया था बबुआ भीम कटफिसेस। देवी, ए देवी, आपके पास ना है हथियार? हैं? घरों द्वारों में ना है तो क्या हुआ? एक के 2 अक्षर नहीं मिलेगा, लेते आइएगा, कल से मेहरबानी रहेगा, ठीक ना। मेरा बिल्कुल नया है, दिख रहा है पुराना मेरे तरह, ठीक ना। चलिए, कुजूर वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुषाण वंश का संस्थापक। इसके बाद आया भीम कटफिसेस। इसके बाद आया भीम कटफिसेस। वहाँ नहीं होगा, लूसेंट में ये बात नहीं होगा शायद, ठीक ना। उसके बाद आता है कनिष। उसके बाद कौन आता है? कनिष। तो कुजूर कटफिसेस, भीम कटफिसेस, उसके बाद कनिष, ठीक ना। कौन आता है? कनिष। कुषाण वंश के सबसे महान शासक कौन? कनिष, ठीक ना। तो कुषाण वंश के शासक आया ना, इस वंश का सबसे प्रतापित शासक कौन था? कनिष। इसको क्या करना है? अंडरलाइन कीजिए। इसकी राजधानी क्या था? पुष्पुर या पेशावर। तो कुषाण वंश की राजधानी क्या है? पुष्पुर या पेशावर। कुषाण वंश की राजधानी पुष्पुर या पेशावर। कुषाण वंश की राजधानी, कुषाण वंश की राजधानी, कुषाण वंश की राजधानी। इसकी द्वितीय राजधानी बोलेगा तो मथुरा। अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन। द्वितीय राजधानी मथुरा। द्वितीय अंडरलाइन, सॉरी, द्वितीय राजधानी, सॉरी भाइयों, आवेश में कभी कभी जो है ना बह जाता है लोग, वही हुआ एक तेजी बोलने के चक्कर में, ठीक ना। आप लोग समझ सकते हैं फीलिंग को, ठीक ना। द्वितीय राजधानी मथुरा। द्वितीय राजधानी, प्रथम राजधानी
इधर आइए, अब किताब देखना बंद, अब इधर देखिए, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। चलिए, कुषाण वंश के लोग कहाँ से आए थे? चीन के आसपास के। और कौन? यूची नामक जनजाति। जब भारत में आए तो कितने भागों में बांट गए? 5 भागों में। कितने भागों में बांट गए? वही 5 भागों में से एक था कुषाण। उसी 5 में से एक था कुषाण। उसका भारत में स्थापना, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसेस। कौन है? कुजुल कटफिसेस। उसके बाद कौन आता है? भीम कटफिसेस। उसके बाद आता है भीम कटफिसेस। उसके बाद आता है कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क। कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क। ठीक, ओके, यहाँ तक याद हुआ? ओके ना, याद हुआ? उसके बाद कुषाण वंश का, कुषाण की राजधानी पेशावर या कुषाण की राजधानी, द्वितीय राजधानी बोलेगा तब। ओके ना, यहाँ तक अंडरलाइन करवाएं, दिमाग में छप गया। इसी तरह भाइयों आप लोग भी जुटिएगा और लुसेंट को अपने दिमाग में छपिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बने रहिए। चलिए आगे बढ़, और चलिए, कनिष्क ने गद्दी पे कब बैठा? 78 ईस्वी में। यानी कि कनिष्क राजा कब बना? कनिष्क राजा कब बना? जैसे राजा बना, इसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाया। जानते हैं, एक स्टूडेंट हमसे कल पूछा था फोन करके, सर संवत क्या होता है? एक स्टूडेंट पूछ रहा था संवत सर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं संवत क्या होता है? हाँ, कैलेंडर। क्या होता है? कैलेंडर। बस समझे, जैसे हम लोग का महीना सब तय होता है ना, चैत विकास जेठ खा, उसी अनुसार से कैलेंडर चलाया। ठीक ना, तो एक संवत चलाया। कौन सा संवत? शक संवत। कौन सा संवत? कौन सा संवत? यानी कि राजा बनने के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया? चलिए, एक हाल फिलहाल में हम एक क्वेश्चन पूछे थे और बताए भी थे। उज्जैन का एक शासक था, 58 या 57 ईसा पूर्व शकों को पराजय करने के उपलक्ष्य में, शक के पराजय करने के उपलक्ष्य में, शक के पराजय करने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया। उस संवत का नाम जानते हैं भैया? विक्रम संवत था। क्या था? विक्रम संवत। शक को पराजित किया लेकिन संवत चलाया। एसआई का क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है, ये एसआई का क्वेश्चन है, ये एसआई का क्वेश्चन। इधर इधर इधर। लेकिन कनिष्क राजा बना, कनिष्क राजा बना, उसके उपलक्ष्य में जो संवत चलाया वो है शक। बस समझे? शकों को हराया तो विक्रम, शकों को हराया तो, और कनिष्क राजा बना तो। दिमाग में क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन एसआई में पूछा है, एसआई में पूछा गया है। समझे? चलिए आगे बढ़े। याद हो रहा है? दिमाग में बैठा है लुसेंट? अब बोलिएगा लुसेंट तो हल्का है ना, अब मन में बोलें, एक बार सुन लिया अब अंतर आत्मा को। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति, जो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में? कनिष्क साल में। कहाँ? कुंडलवन। तो क्या करना है? अंडरलाइन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? आई कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? अच्छा एक बात और बताएं, अभी तो आप लोग को याद कर देते हैं, उसके बाद घर जाके क्या करना? मोड़ मार के रख देना है। अगरबत्ती दिखाना है डेली, घर में जाके पढ़ना नहीं है, घर में जाके पढ़ना है। हाई डेली अगरबत्ती मार के जो ना, अब मिठाई भी चढ़ाना है। 1 किलो लड्डू हम लोग को डेली आप लोग खिलाइएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, हाँ तो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? वसुमित्र। किसने किया था? वसुमित्र। किसने किया था? और एक क्वेश्चन है, बौद्ध संगति है तो कनिष्क जो है ना, कनिष्क जो है ना बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? किस शाखा को? महायान शाखा को। यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा कनिष्क कौन सा धर्म मानता था? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। कौन सा? लेकिन बोल देंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म? जैन धर्म। किस विधि से मृत्यु हुआ? सलेखना।
संलेखना विधि से। कहाँ? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ओके ना? हाँ ठीक है, बराबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण ने सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। बस समझे, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कौन? सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के, बात समझे ना। तो सुनिए इधर देखिए, हिंद सबसे पहले सोने के सिक्के जारी कौन किया? हिंद यूनानी। कौन किया? लेकिन बोलेगा सबसे ज्यादा शुद्ध सोना कुषाण वंश के शासकों ने। लेकिन बोलेगा सर्वाधिक सोना तो गुप्त शासक। सर्वाधिक सोना गुप्त शासक। बात समझे कि नहीं? सर्वाधिक सोना गुप्त शासक। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के किसने? कुषाण ने। लेकिन सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त में, ठीक ना। यानी सोना रखेगा गुप्त रूप से ज्यादा। बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के राज दरबार में एक वेद होता था, ठीक ना, चरक। कौन सा वेद था? बोलेगा चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। चरक किसके दरबार में? चरक किसके दरबार में? चरक किसके दरबार में? चरक किसके दरबार में? एक संहिता चलाया था, चरक संहिता। ये चरक संहिता क्या है? एगो ग्रंथ लिखा था चरक, आयुर्वेद के विषय में। किस पे? आयुर्वेद का, ठीक ना। चरक, इसी सब तो आज पतंजलि है, चरक संहिता है, इसी पे तो आज पूरा आयुर्वेद टिका है। एक नंबर स्टैंड है। लीजिएगा का? चाहिए चेयर? बोलिएगा, कष्ट नहीं करना है। उतना ज़्यादा बेचारी को कितना कष्ट हो रहा है, आप लोग समझते नहीं हैं। चलिए, और फिर से आ गया वही वसुमित्र के विषय में। महाविवाह सूत्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। महाविवाह सूत्र अंडरलाइन करते जाइए। महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र। इसे कहते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश। इसे कहते हैं महाविवाह सूत्र को कहते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश। महाविवाह सूत्र को कहते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश। महाविवाह सूत्र को कहते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ठीक ना। चलिए, और एक कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष। कनिष्क का राज कवि कौन था? कनिष्क का राज कवि कौन था? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र के लेखक, इधर देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक, महाविवाह सूत्र के लेखक वसुमित्र। महाविवाह सूत्र वसुमित्र। महाविवाह सूत्र बुद्ध चरित्र अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। बुद्ध चरित्र महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र। बुद्ध का रामायण, महाविवाह सूत्र को बुद्ध का रामायण, महाविवाह सूत्र। सॉरी बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, बुद्ध का रामायण, बुद्ध चरित्र, सॉरी हाँ, बौद्ध धर्म का विश्वकोश हुआ महाविवाह सूत्र। चलिए आगे बढ़िए, इसी के साथ आगे बढ़िए। चलिए, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। हम बताए थे मिलिंद पनो किसकी रचना है? नागार्जुन की। किसकी रचना है? नागार्जुन की, ठीक ना। मिनांडर के प्रश्न और नागार्जुन के जवाब, दोनों से एक पुस्तक का रचना हुआ जिसको कहते हैं मिलिंद पनो, ठीक ना, मिलिंद पनो। चलिए, और इस सापेक्षता का सिद्धांत दिया था कौन? नागार्जुन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था कौन? नागार्जुन। चलिए, कनिष्क की मृत्यु हो गया कब? 102 में। राजा कब बना? राजा बना 78 में। मृत्यु कब हुआ? राजा बना मृत्यु, राजा मृत्यु, ठीक ना। और एक और क्वेश्चन पढ़ लिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन? कुषाण वंश का अंतिम शासक, कुषाण वंश का अंतिम शासक, कुषाण वंश का अंतिम शासक। चलिए, एक सुनिए पहले, कुषाण काल में दो शैली खूब फेमस हुआ।
गांधार शैली और मथुरा शैली। और गांधार शैली किसकी देन है? यूनानियों की देन है। गांधार शैली किसकी देन है? यूनानियों की। तो कनिष्क काल में किसका विकास हुआ बबुआ? गांधार और मथुरा शैली का, ठीक ना। और गांधार कला किसका देन है? यूनानियों की। और कहाँ गांधार कला कहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है? पेशावर में। कहाँ? पेशावर में। कहाँ? पेशावर। पेशावर कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। ओके ना बाबा ना। चलिए चलिए पेशावर हाँ, कुषाण के लिए पेशावर हो गया, तक्षशिला हो गया, ये सब प्रसिद्ध स्थान है। यानी पाकिस्तान का आसपास का जो क्षेत्र है ना, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, ये सब का क्षेत्र जो है ना में बहुत प्रसिद्ध हुआ था गांधार कला। और उसका मूल स्थान कहाँ था? तक्षशिला। मूल स्थान कहाँ था? तक्षशिला। चलिए और एक क्वेश्चन जो है ना बहुत फेमस, जो अभी तक छूट रहा था, रेशम मार्ग पे नियंत्रण किसने स्थापित किया था? कनिष्क ने। रेशम मार्ग पर किसने? कनिष्क ने। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसने स्थापित किया था? कनिष्क ने। और सुनिए बबुआ, ये रेशम मार्ग जो है ना, ये रेशम मार्ग कहाँ जाता था? रोम जाता था। कहाँ जाता था? चीन से कहाँ जाता था? रोम। इससे ज़्यादा जाता था मखमल। मखमली जो कपड़ा है ना, जो रेशमी कपड़ा है, इससे बहुत जाता था, ठीक ना। इसीलिए तो नाम है रेशम मार्ग। इसके यूरोप की युक्तियाँ जो है ना, इसको बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा मतलब चाहता था। भारतीय जो रेशम के कपड़े थे, मखमल के कपड़े थे, वो यूरोप के जो लड़कियाँ सब है उसको बहुत चाहता था, ठीक ना। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसने स्थापित किया था? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। और रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकास हुआ? चीन में। रेशम बनाने की तकनीक कहाँ हुआ? चीन में, ठीक ना। और एक क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ हुआ था? किसके काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था? कुषाण काल में। कुषाण के कनिष्क काल में, याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ था? ठीक ना। चलिए ये आपका हुआ कौन? कुषाण हुआ। याद हुआ बबुआ? हो याद हुआ? कुछ हुआ? कितना देर हुआ? बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी शैली में क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप निकालिए विजयनगर साम्राज्य। हाँ, विजयनगर साम्राज्य। आप लोग सुन रहे हैं विजय कुमार को और पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। सब चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य निकालिए। पॉइंट नंबर 31। पॉइंट चैप्टर नंबर 31। चैप्टर नंबर 31। तनिका इसको भी पढ़ लेते हैं हम। चलेगी। चलो चलो निकालते हैं विजयनगर साम्राज्य। कौन सा? वहाँ 28 चैप्टर है, 31 चैप्टर है ना। चलिए चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। अंडरलाइन, ठीक ना। आइए कितने भाइयों का परिवार था? 5 भाइयों का परिवार था। कितने भाइयों का? 5 भाइयों का। अब विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। ये तो आप लोग जानते होंगे एकदम अगले जन्म से। चलिए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से किया था। विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जानते हैं? संत विद्यारण्य किसके दरबार में रहते थे? हरिहर और बुक्का। विद्यारण्य संत किसके दरबार में? हरिहर और बुक्का। कब? 1336। ये तो आप लोग सभी को याद होगा। और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम रखा संगम वंश। तो बोलेगा संगम वंश का संस्थापक कौन? हरिहर और बुक्का। पूछेगा हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम, ठीक ना। और इसकी याद रखिएगा, इसकी शुरू में राजधानी
अनकोंडी था। शुरू में राजधानी कहाँ था? अनकोंडी। अब बाद में इसकी राजधानी हो गया हम्पी, बाद में राजधानी हो गया हम्पी, बाद में राजधानी हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पे। किस नदी के? और विजयनगर की भाषा क्या है? विजयनगर की भाषा तेलुगु। इधर आइए आप लोग, इधर को बंद, इधर चलिए। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुआ? कब हुआ? किसने किया? अब कौन सा वंश नाम रखा? किसके नाम पे? अपने पिता के नाम पे। बताइए इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? किस नदी के तट पे? तुंगभद्रा नदी के तट। कौन सा भाषा? सुनने से याद ज़्यादा होता है कि याद करने से याद होता है ज़्यादा? किससे होता है? सुनने से। याद रखिएगा, ज़्यादा याद होता है। आप सुनाते रहिए। हाँ वाह। चलिए आगे बढ़, नेक्स्ट पेज पलटिए। हो गया ये। हाँ चलिए। हरियर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र के सामंत थे। तो हरियर और बुक्का किसके सामंत थे? हरियर और बुक्का किसके सामंत? हरियर और बुक्का किसके सामंत? हरियर और बुक्का पहले किसके सामंत थे? अन्य किसके दरबार में रहते थे? प्रतापरुद्र। ठीक ना। अब विजयनगर साम्राज्य पे निम्न वंशों का शासन था। इसे इधर आइए, इधर 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 इधर। संगम, तुलुप, सुलुप और अराविडु। संगम, सुलुप, तुलुप, अराविडु। इधर 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 ए इधर इधर उधर छोड़ दीजिए ना। संगम पहला हो गया संगम, फिर हो गया सुरु, फिर हो गया तुरु, फिर हो गया अराविडु। पहला संगम, सुरु, तुरु, अराविडु। संगम, बोलो संगम, सुलूब, तुलूब, अराविडु। हाँ संगम हो गया, शुरू हो गया, तुरु हो गया, अराविडु। ये क्या करेगा बबुआ जानते हैं? सजाने के लिए देगा। तो 100 एक साथ, 100 एक साथ, उसके बाद तुरु, उसके बाद अराविडु। बात समझे? संगम, स्वरूप, तुरु, अराविडु। संगम, स्वरूप, तुरु, 100 वाला एक साथ। ठीक ना? 100 वाला एक साथ। ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। बुक्का फर्स्ट ने कौन सा उपाधि धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। ठीक ना। चलिए आगे। हरिहर सेकेंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो बोलेगा सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि कौन? हरिहर सेकेंड। महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि बताइए। वेद पे, ठीक ना, पूजा पाठ से, वेद से, ग्रंथ से ज़्यादा रुचि कौन रखता था? बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट, इसीलिए तो उपाधि धारण कर लिया वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, यानी कि हम वेद मार्ग पर चलेंगे। बात समझे? इसलिए उपाधि धारण कर लिया। चलिए ये दोनों क्वेश्चन पढ़ दिए, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। इटली का यात्री निकोले कांटी विजयनगर के देवराज फर्स्ट के शासन काल में आया था। तो एक लाइन में याद रखेंगे, देवराज फर्स्ट किसके शासन काल में? देवराज फर्स्ट के शासन काल में कौन आया था? निकोलो कांटी। निकोलो कांटी किसके दरबार में? 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 ठीक ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देवराज फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी पे एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी दूर हो सके, और सिंचाई के लिए उसमें हरिंद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा बबुआ? देख ल, सुन ल। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक ना? नूर। ठीक ना। चलिए बोलेगा किस
संगम वंश के शासक ने पानी की समस्या दूर करने के लिए बांध का निर्माण करवाया था। तो सिंपल सा आंसर देना है देवराज फर्स्ट। किसने? देवराज फर्स्ट ने। किसने? बांधों का निर्माण किसने करवाया था? लेकिन बोल देगा सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उसका पुनर्निर्माण कौन किया था? रुद्रदामन। किसने? अपने निजी खर्चे पर, अपने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका सबसे प्रतापी राजा था देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय जिन्होंने गज बटेकर की उपाधि, इमाड़ी देवराय की उपाधि धारण किया था, ठीक ना। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय। कौन सा उपाधि? इमाड़ी देवराय। कौन सा उपाधि? इमाड़ी देवराय। महाराजा धीराज की उपाधि कौन? हरिहर द्वितीय। महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय। लेकिन इमाड़ी देवराज की उपाधि देवराय द्वितीय। इमाड़ी देवराज की उपाधि देवराय द्वितीय। इमाड़ी देवराज की उपाधि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक निकोलो कांटी। निकोलो कांटी देवराय फर्स्ट। निकोलो कांटी देवराय। अब कैसे याद रखेंगे? अब्दुल रज्जाक को आ गया देवराज द्वितीय और निकोलो कांटी आया देवराज फर्स्ट। तो इधर देखिए, इधर देखिए, जो जनता जनार्दन देखिए कैसे याद रखें। निकोलो, क्या नाम है? निकोलो कांटी। आप समझ गए, कांटी मतलब कांटी। कांटी कैसा होता है? सिंगल होता है, एक के तरह नहीं होता है। तो देवराज फर्स्ट। कांटी कैसा होता है? एक के तरह, एक के तरह होता है ना। तो देवराज फर्स्ट। तो अब्दुल रज्जाक देवराज सेकेंड। अब्दुल रज्जाक देवराज सेकेंड, ठीक ना। अब्दुल रज्जाक देवराज सेकेंड। ठीक हो गया ना? कैसा हूँ याद रखना है ट्रिक से। चलिए आगे बढ़ें। कहता है, देखो ये सब बहुत छोटा था। विजयनगर के पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। यानी विजयनगर साम्राज्य में जो पुलिस को वेतन मिलता था वेश्यालय के आय से, यानी वेश्या सब जो पैसा कमाता था, जो सरकार को टैक्स देता था, उससे पुलिस को वेतन देता था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति था, वेश्यावृत्ति की प्रथा था, ठीक ना। चलिए और एक और क्वेश्चन है। कवि श्रीनाथ किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। कहा जाता है फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर दे। चलिए आगे बढ़िए। हम आगे बता दिए थे देवराय द्वितीय को जग बटेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जग बटेकर, यानी कि हाथियों का शिकारी। क्या कहा जाता है? हाथियों का शिकारी, ठीक ना। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे थे। तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य कौन लिखा? देवराय द्वितीय। महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पे भाष्य किसने लिखा? महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पे किसने लिखा है भाष्य? महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पे किसने लिखा है? महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पे किसने? देवराय द्वितीय। गज बटेकर किसे कहा जाता है? इमाड़ी देवराय। इमाड़ी देवराय, देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके शासन में? देवराय द्वितीय। निकोलो कांटी किसके दरबार में? देवराय प्रथम, ठीक ना। महाधीराज की उपाधि हरिहर सेकेंड। महाराजा धीराज की वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, ठीक ना। और एक क्वेश्चन, प्रो देवराज कहा जाता है मलुक्का, मलुक्का अर्जुन, मलुक्का अर्जुन। देवराय प्रो देवराज किसे कहा जाता है? मलुक्का अर्जुन को। प्रो देवराज किसे कहा जाता है? मलुक्का अर्जुन को। प्रो देवराय किसे कहा जाता है? मलुक्का अर्जुन को। चलिए इसी के साथ संगम वंश समाप्त, इसी के साथ संगम वंश समाप्त। चलिए आप लोग आइए आधुनिक भारत में। कहाँ आइए? आधुनिक भारत में। कहाँ आइए? आधुनिक भारत में। बबुआ
चैप्टर नंबर 47 में आ जाओ, चैप्टर नंबर 47 में। चैप्टर नंबर 47 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 47 में आ जाओ। भारत का स्वतंत्र संघर्ष महत्वपूर्ण तत्व, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है ना स्वतंत्रता संघर्ष, यही हम आप लोग को करवा रहे थे टॉपिक वाइज। चलिए निकाल दिए बबुआ, हो निकला, याद हुआ हो? चलिए ए बबुआ चलो। पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजी संघर्ष किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा। इसका जो है ना, इसके बारे में चर्चा कहाँ है? आनंद मठ में। कहाँ है? आनंद मठ में। आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़िए, ये तो आगे लिख लिए ना। वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने। ठीक ना। सन्यासी विद्रोह का चर्चा कहाँ है बबुआ? कहाँ है? आनंद मठ ने। सन्यासी विद्रोह का चर्चा कहाँ है? आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़िए बाबू। भारतीय सुधार समिति, भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। कब? 1887। भारतीय सुधार समिति 1887, दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति 1887, दादा भाई नौरोजी। अंडरलाइन कीजिए, भारतीय सुधार समिति 1887, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़िए। चलिए 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर हुआ। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी दत्त और वाचा ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी दत्त और वाचा ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ज़्यादा ऑप्शन में आता है दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई। इसका सुन लीजिए, इसका कहानी सुन लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया था बबुआ, जो भारत का धन जो है ना ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा है, यहाँ से धन क्या हो रहा है? निष्कासित हो रहा है। यहाँ से धन क्या हो रहा है? निष्कासित हो रहा है। ठीक ना। इसीलिए नाम आया धन निष्कासन का सिद्धांत। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी दत्त और वाचा। दादा भाई नौरोजी दत्त और वाचा। आगे बढ़े बबुआ, बढ़े। चलिए अपनी इसका पुस्तक था प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन? दादा भाई नौरोजी। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक दादा भाई नौरोजी। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है बबुआ? दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़े। जिसमें लिखा रहा है धन निष्कासन का सिद्धांत। जिसमें लिखा है धन निष्कासन का सिद्धांत। चलिए आप लोग को बहुत बार आया है ब्रिटिश हाउस। चलिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। कब? 1892 में। कब? 1892 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन हो? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। कब? 1892 में। किस पार्टी की तरफ से? लिबरल पार्टी की तरफ से। किस पार्टी की तरफ से? लिबरल पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था, फिन्सबरी से। ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन लेगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। कब? 1892। किस पार्टी? लिबरल पार्टी। कौन सा पार्टी? लिबरल पार्टी। चलिए आगे बढ़िए। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905। कब? 20 जुलाई। बंगाल विभाजन कब? 20 जुलाई 1905। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था बबुआ? हो 1911। कब हुआ था? 1911। और राजधानी दिल्ली से कलकत्ता की घोषणा कब हुआ? 1911। लेकिन कब बना दिल्ली राजधानी? 1912 में घोषणा हुआ 11 में,
बना 12 में, ठीक ना। चलिए, अब बंगाल विभाजन किसके समय में? कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? अब बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के, यहाँ लिखियो दिया है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त। चलिए आगे बढ़िए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? लेकिन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, लेकिन बोलेंगे बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? लाए थे ना टॉपिक वाइज में बबुआ क्वेश्चन, तो हम अभी जो स्वतंत्रता संग्राम है यही चलाते हैं टॉपिक वाइज में। काहे बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्रता संग्राम से पूछता है, बात समझे, इसीलिए यही टॉपिक चलाते थे, ठीक ना। तो चलिए, इसी दिन के अवसर पे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था, ठीक ना, लिखल होगा कहीं। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए बंगाल, एक आदि नारे लगाए गए, ठीक ना। आगे बढ़िए। और सबसे पहले एक और क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके पत्र में आया था? कृष्ण कुमार के मित्र का पत्र था संजीवनी में। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? कृष्ण कुमार मित्र अपने पत्र संजीवनी के माध्यम से। स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र अपने पत्र संजीवनी में, ठीक ना, संजीवनी के माध्यम से दिया था। चलिए, और आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को कहते हैं वंदे मातरम आंदोलन। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेश आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। क्या कहा जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। क्या कहा जाता है? 1905 की घटना समाप्त हुआ बबुआ हो। अब आए 1906 में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किया था। तो स्वराज की पहली बार मांग कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, अब 1905 खत्म हुआ बबुआ हो। 19 इधर देखिए बबुआ, 1905 हो गया बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। 1905 बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। 1906 स्वराज की मांग, दादा भाई नौरोजी। 1907 क्रांतिकारी चलाने के लिए कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। 1907 में कांग्रेस में बबुआ क्या होता है? विभाजन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या होता है? विभाजन। यही लिखा ले हो बबुआ, होगा। हाँ, लिखल है ना। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल, नरम दल और गर्म दल दो गुटों में विभाजित हो गया। और इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस। आप कमेंट में जवाब दिए थे रास बिहारी बोस, आप दिए थे कमेंट में जवाब। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने आपने कमेंट में जवाब दिए थे, राइट ना। चलिए आगे बढ़े हम। तो क्या याद रखिएगा,
कांग्रेस का विभाजन किया 1907 किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता कौन? रास बिहारी बोस। तो 1905 का निपटारा कर दिए, 1906 का निपटारा कर दिए, 1907। अब ए बबुआ इधर देख लियो बबुआ, 1906 की एक घटना और याद आ रहा है क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने हो? आगा खां सलीमुल्लाह। लेकिन ये पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र 1933 में। लेकिन बोलेंगे पाकिस्तान की मांग किया था 1940 में। पाकिस्तान की मांग किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बोलेगा तो लियाकत अली। आगे बढ़ें सुप्रात साहब, चलिए आगे बढ़ें। चलिए स्वदेशी आंदोलन पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुना बंगला गीत लिखा था। यही आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत यही है, अमार सुना बंगला। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं इसको, ठीक ना? आज यहीं तक इसको आधुनिक भारत को रहने देते हैं। अब आज सीधे पहुँचे बायोलॉजी में, सीधे एकदम आंधी तूफान मेल की तरफ पहुँच जाइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देखिए हम पढ़ लें क्या प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब पढ़ने जा रहे हैं क्या? बायोलॉजी। अब उधर पढ़ें क्या स्पीडी से जीके, स्पीडी से साइंस, स्पीडी से करंट। पूरा था जमाना स्पीडी का, अब इधर पूरा जमाना है लूसेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का निकला बबुआ हो? हाँ चलिए बायोलॉजी का अध्ययन। बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव मतलब लाइफ, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन क्या होता है? बायोलॉजी। इस सबसे तो आप लोग आराम से जानते हैं। अगला लाइन को अंडरलाइन कीजिए और रटना है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग रेमार्क और टेवेरी ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1801 में रेमार्क और टेवेरी रेनस ने, ठीक ना? इधर देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रेमार्क और टेवीरेनस। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेमार्क और टेवीरेनस कब किया था? 1801। कब किया था? 1801। बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रेमार्क और टेवीरेनस ने, ठीक ना? याद हो गया? आगे बढ़िए। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। तो इसीलिए कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? नीचे है बबुआ। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का पिता कौन है? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कौन है? नहीं मिला क्या? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़िए। जीवधारियों का वर्गीकरण। चलिए, अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को दो समूह में बांटा गया था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो समस्त जीव को दो भागों में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान किसने बांटा था? अरस्तु ने, ठीक ना? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो भागों में किसने बांटा था? अरस्तु ने। जीवधारियों को दो भाग में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान किसने बांटा था? जंतु विज्ञान का पिता कौन? जीव विज्ञान का पिता कौन? अब आगे पढ़िए।
रीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर, आज के स्पीडी का अंतिम क्वेश्चन यही था साइंस का, ठीक ना, अंतिम क्वेश्चन यही था। सिस्टेमा नेचर पुस्तक का लेखक कौन? लिनियस। सिस्टेमा नेचर पुस्तक का लेखक, सिस्टेमा नेचर पुस्तक का लेखक ए बबुआ, हो रहा है ना, देख लो थोड़ी, उन्होंने ध्यान दे दो थोड़ा सा, मेरे इधर ध्यान दे दो तनिका, चालू है कि नहीं है, अच्छा ध्यान दी। चलिए, लिनियस ने सिस्टेमा नेचर पुस्तक का लेखक लिनियस। चलिए आगे बढ़िए। इन्होंने जीवधारियों को दो भाग में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत, पादप जगत, लेकिन जंतु और वनस्पति में क्या बांटा था? अरस्तु, सबसे पहले अरस्तु, उसके बाद लिनियस, सबसे पहले अरस्तु तब लिनियस। और लिनियस की पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचर, लिनियस की पुस्तक का नाम याद हुआ बबुआ हो? आगे बढ़िए। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता सिस्टेमा नेचर। सबसे पहले जंतु जगत और पादप जगत अरस्तु, जंतु विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, वाह। अभी हमने बताएंगे चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, स्वतः आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए इजाज़त है। जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया गया। आगे, जीवधारियों को कितने जगत में? लिनियस और अरस्तु कितने भागों में बांटा हो? 2 भागों में, जंतु और पादप। अब कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। तो द्विजगत प्रणाली के स्थान पे अब 5 जगत प्रणालियां हिटकर, किसने? 5 भागों में किसने बांटा? 5 भागों ने किसने बांटा? 5 भागों में किसने बांटा? 5 भागों में किसने बांटा? 2 भागों में किसने बांटा? अरस्तु और, लेकिन नाम कौन कमाया? लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा गया? ये तो बांट दिया लेकिन प्रसिद्धि नहीं हुआ लिनियस को। अच्छा आगे बढ़े ना, याद हो रहा है ना? इतना सुख बुखा के काहे बोल, याद हो रहा है सत्यम जी? कोई दिक्कत? आप दोनों महान आत्माएं दूर दराज में गांव में बैठे दर्शकों, इधर हंसते खेलते मुस्कुराते हुए सज्जनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 भाग में मोनेरा, ये 5 भाग क्या क्या है? मोनोरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। इधर 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 इधर। पहला हो गया मोनेरा, पहला हो गया मोनेरा, पहला हो गया मोनेरा, पहला हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया पहला, दूसरा इतना तक बोलना। पहला हो गया मोनेरा, पहला हो गया मोनेरा। क्वेश्चन बोलेंगे तो आंसर बोलेंगे, सुनाई देगा, सब आवाज ही हो जाएगा। पहला हो गया मोनेरा, पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, कवक, तीसरा कवक, तीसरा कवक, तीसरा कवक, पादप, तीसरा कवक, तीसरा कवक, तीसरा कवक, पहला मोनेरा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा। अंतिम में बोलना, ठीक ना? तुमका अंतिम में बोलना ताकि आवाज सुनाई दे, ऐसे सब जो है ना अलग हो जाएगा आवाज, ठीक ना? पहला हो गया मोनेरा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, तीसरा कवक, तीसरा कवक, 3 को याद हुआ? हाँ। पहला हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा जंतु, पांचवा पादप। जंतु पादप तो पहले ही पढ़ लिए। आप कवक जानिए, जानते ही हैं। हाँ। जंतु पादप कवक, मोनेरा प्रोटिस्टा, जंतु पादप कवक, प्रोटिस्टा और मोनेरा और प्रोटिस्टा। हो गया ना? हो गया।
मोनेरा पोटिस्टा कवक जंतु पादप, मोनेरा पोटिस्टा कवक जंतु पादप, याद हुआ? मोनेरा पोटिस्टा जंतु पादप। आप लोग तो महान हो, बहुत महान हो, अरे आप लोग क्या हो। चलिए आगे बढ़े, याद हुआ ना? मोनेरा पोटिस्टा कवक जंतु पादप, वाह। चलिए आगे बढ़िए। देखिए आप लोग जब भी भैया ताली बजाने का मौका ले, भरदम ताली में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, बहुत सारे बीमारी भाग जाता है, इसलिए जब भी ताली बजाने का मौका मिले ताली बजाइए। आगे बढ़ते हैं, मोनेरा, आगे बढ़े। चलिए सुस्त आ जाते हैं। चलिए मोनेरा, सभी इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। अंडरलाइन कीजिए, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसे कहते हैं। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मोनेरा जो है ना, प्रोकैरियोटिक जीव जो है, 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 प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो किस में आते हैं? मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक जीव जो है किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव जो है किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? बैक्टीरिया, जितना बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, जंतु बैक्टीरिया, तंतु बैक्टीरिया, सब किस में आता है? मोनेरा में। वहाँ लिखा है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, किस में? मोनेरा में। अब प्रोकैरियोटिक जीव, मोनेरा में कौन आएगा? प्रोकैरियोटिक जीव। बोलेगा मोनेरा कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा कैसा जीव है? मोनेरा कैसा जीव है? मोनेरा कैसा जीव है? इसमें क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। आप हाई याद रखिएगा, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया सब आएगा मोनेरा में। किसमें आएगा? मोनेरा में। कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। आगे बढ़िए, प्रोटिस्टा, नाम है प्रोटिस्टा। तो ये एक जीवित कोशिकाएं में जलीय इक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या हो गया? यूकैरियोटिक जीव। मोनेरा क्या हो गया? प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक जीव। मोनेरा में क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक जीव। लेकिन प्रोटिस्टा में क्या आएगा? यूकैरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा में क्या आएगा? यूकैरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा में क्या आएगा? यूकैरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? यूकैरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा में क्या आएगा? यूकैरियोटिक जीव। याद हो गया? प्राय जलीय, प्राय जलीय। अब पादप और जंतु के बीच स्थित होता है युग्लिना। युग्लिना जो होता है पादप और जंतु के बीच में स्थित होता है। दो प्रकार के जीवों की पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी और प्रकाश के अभाव में इतरपोषी यानी कि परपोषी, और साधारणतः प्रोटोजोआ। समझिए, आइए आइए यहाँ क्या याद करना है? पादप और जंतु के बीच क्या स्थित होता है? युग्लिना। युग्लिना पादप और जंतु के बीच में होते हैं। युग्लिना पादप और जंतु के बीच में है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव है। अब पादप और जंतु के बीच में क्या पाया जाता है? युग्लिना। युग्लिना जो आता है पादप और जंतु के, ना तो पादप होता है ना ही जंतु, बीच वाला को क्या कहेंगे? युग्लिना। बीच वाले को क्या कहेंगे? जितना प्रोटोजोआ है, जितना प्रोटोजोआ है वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ किस में आते हैं? 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 चलिए, पादप में जितना भी पादप है, पादप में जितना भी पादप है, इसमें सारे रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं, जैसे शैवाल हो गया, मांस हो गया, पुष्पीय और पुष्पीय। पादप में जितना भी पादप है सब आ गया पादप। कवक फंगी। कवक क्या होता है? फंगी। ये यूकैरियोटिक होता है, अपर पोषित होता है। कवक क्या होता है? यूकैरियोटिक, अपर पोषित, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कवक मशरूम। कवक क्या है? मशरूम। ठीक ना?
इसकी कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति कौन सी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति। अपना भोजन स्वयं बनाता है कवक? नहीं। ये क्या होता है? परपोषी, यानी दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक ना। चलिए, आज जंतु में जितना जंतु आता है सभी जंतु आता है। ठीक ना। और इसे क्या कहते हैं? मेटाजोआ भी कहते हैं। जंतु वर्ग को क्या कहते हैं? मेटाजोआ। जंतु वर्ग को क्या कहते हैं? जंतु वर्ग को क्या कहते हैं? ठीक ना। और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण की आधारभूत जाति क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लुसेंट का सुपा साफ करना है, लुसेंट को आसान बनाना है, तो आइए मेरे साथ जुड़कर पढ़ते हैं लुसेंट। चलिए, जय हिंद, जय भारत।